लॉस ऑफ मोशन। नेक्स्ट पार्ट है पार्ट 3, फ्रिक्शन ए नेसेसरी इविल, राइट। फ्रिक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, पॉजिटिव वे में भी नेगेटिव वे में भी, राइट। किसी भी चीज़ को हमें पुश करना है, पुल करना है, राइट। काफ़ी बार बहुत हार्ड हो जाता है कि हम पुल नहीं कर पाते हैं, और काफ़ी बार अगर सरफेस स्लीपरी हो, पानी गिरा हुआ हो, राइट, भीगा हुआ सरफेस हो, तो पुश करना या पुल करना बहुत इजी हो जाता है। वैसे ही व्हीकल चलाना रोड पे, राइट, इंक्लाइंड प्लेन पे ऑब्जेक्ट को ऊपर ले जाना, नीचे लाना, काफ़ी सारी जगहों पे फ्रिक्शन अच्छा भी है और बुरा भी है। तो लेट अस सी के फ्रिक्शन से हम कैसे हमारे मोशन को इम्प्रूव कर सकते हैं, फ्रिक्शन कैसे हमारे मोशन को रेस्ट्रिक्ट करता है, कौन से इक्वेशंस जुड़े हुए हैं फ्रिक्शन के साथ में, स्पेशली जब हम मोशन को कंसीडर करते हैं। तो या तो फ्रिक्शन मोशन को सपोर्ट करता है या तो फ्रिक्शन मोशन को अपोज करता है, दोनों ही तरीके से। सो एवरीथिंग, ऑल द फिजिक्स अबाउट फ्रिक्शन विल सी इन दिस चैप्टर। और इसीलिए ऐसा कहते हैं फ्रिक्शन इट इज ए नेसेसरी इविल, राइट। फ्रिक्शन हमें काफी बार नहीं चाहिए, लेकिन अगर फ्रिक्शन ना होता तो ना तो हम पेन पकड़ पाते, ना हम लिख पाते, ना हम चल पाते। और काफी बार फ्रिक्शन ना होने की वजह से हम गिर भी जाते, स्लीपरी होता सरफेस, तो फ्रिक्शन नहीं होता, हम गिर जाते, चल नहीं पाते। सो लेट अस सी, सबसे पहला इंट्रोडक्शन, फ्रिक्शन इज ए अपोजिंग फोर्स, राइट, which acts in the direction opposite to the direction of the motion. Right, so friction as a opposing force, देखो opposing force that comes into play when one body actually moves, या तो फिर स्लाइड या तो रोल, तीनों ही वर्ड्स अलग अलग है। मूव करना, स्लाइड करना, रोल करना, और इवन ट्राइज टू मूव ओवर द सरफेस। मैं ये टेबल को धक्का लगाता हूं तो इट इज ट्राइंग टू मूव, बट फ्रिक्शन इतना ज्यादा है अपोजिट डायरेक्शन में कि वो ऑब्जेक्ट आगे जा ही नहीं पा रहा है। सो फ्रिक्शन एक्ट्स अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन। Thus, the force of friction is a force that develops at the surfaces of contact of two bodies and opposes their relative motion. ये जहां पे भी दो सरफेस मिल रहे हैं, राइट, वहां पे फ्रिक्शन एक्शन में आएगा। ऊपर कहीं पे भी फ्रिक्शन एक्शन में नहीं है। ये सरफेस पे दो जो सरफेस कांटेक्ट कर रहे हैं वहां पर फ्रिक्शन एक्शन में आता है और मोशन को अपोज करता है। सो फ्रिक्शन इज ए अपोजिंग फोर्स। सिंपल शॉर्ट में हम ऐसा कह सकते हैं कि फ्रिक्शन इज ए फोर्स दैट अपोजेस द मोशन। ओरिजिन ऑफ द स्लाइडिंग फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, राइट, कि किसी भी चीज को हम पुश करते हैं या पुल करते हैं तो वो सरफेस पे सरकती है, स्लाइड करती है। सो हाउ डज दैट, स्लाइडिंग फ्रिक्शन के बारे में क्या पहले से आइडियाज दिए हुए हैं, लेट अस सी दैट। सो अकॉर्डिंग टू दी ओल्ड व्यू, राइट, पहले के फिलोसोफर्स के हिसाब से क्या कहता है कि रफनेस ऑफ द सरफेस, ये एक बेसिक आइडिया देता है कि अगर सरफेस रफ है, राइट, तो फ्रिक्शन एक्शन में आएगा। लेकिन मॉडर्न व्यू के हिसाब से सिर्फ सरफेस का रफ होना नहीं, बट ड्यू टू स्ट्रॉन्ग एटॉमिक मॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, दो सरफेस, राइट, जब कांटेक्ट में आते हैं तो इस सरफेस के एटम्स मॉलिक्यूल्स और इस सरफेस के एटम्स मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को पकड़ते हैं, राइट, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो ऐसा कहते हैं कि भाई ओल्ड व्यू के हिसाब से रफनेस की वजह से फ्रिक्शन था, और मॉडर्न व्यू ऐसा एक्सप्लेन करता है कि भाई रफनेस का मतलब और कुछ नहीं है, बट दोनों सरफेस इसके जो मॉलिक्यूल्स है वो एक दूसरे को
अट्रैक्ट करते हैं। फ्रिक्शन दो पार्ट में क्लासिफाई होता है, दो तरह का है, एक्सटर्नल फ्रिक्शन और इंटरनल फ्रिक्शन। एक्सटर्नल फ्रिक्शन जब दो अलग अलग बॉडीज कांटेक्ट में है तो उसको हम कहेंगे एक्सटर्नल फ्रिक्शन, विच अराइजेस व्हेन द टू बॉडीज इन कांटेक्ट विच ईच अदर ट्राई टू मूव और देयर इज ए एक्चुअल रिलेटिव मोशन बिटवीन द टू। या तो वो सरकने की कोशिश कर रही है या एक्चुअली में मोशन हो रहा है। जैसे कार खड़ी है रोड पे, तो लेट्स से एक इंसान धक्का लगा रहा है, अब वो धक्का लगा रहा है लेकिन उसका पुश इतना सफिशिएंट नहीं है कि फ्रिक्शन को ओवरकम करे और कार आगे जाए। तो ये केस हो गया कि भाई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है और फोर्स लगा रहे हो, फ्रिक्शन डोमिनेट कर रहा है। दूसरा केस ऐसा हो जाता है ये इसी में एक्सटर्नल फ्रिक्शन में ही। दूसरा, अगर रिलेटिव मोशन हो रहा है, मतलब दो लोग धक्का लगा रहे हैं, राइट, अब दो लोग धक्का लगा रहे हैं तो कार मूव करना स्टार्ट कर जाएगी, तब भी फ्रिक्शन तो है ही। तो या तो बॉडी रेस्ट पे है, राइट, और या तो बॉडी मोशन में है, दो अलग अलग बॉडीज कांटेक्ट में है, तब एक्सटर्नल फ्रिक्शन आएगा। इंटरनल फ्रिक्शन मतलब मॉलिक्यूल्स के अंदर अंदर का, जैसे पानी बहता है, गैस बहती है पाइपलाइन में, तो जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं, राइट, गैस के, लिक्विड के, राइट, वो मॉलिक्यूल्स आपस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से, राइट, उनके मोशन को अपोज करते हैं। पानी लेट से आगे बह रहा है तो जो भी मॉलिक्यूल्स है, राइट, वो एक दूसरे के मोशन को अपोज करते हैं, उनको ठीक से बहने नहीं देते। सो इंटरनल फ्रिक्शन विच अराइजेस ऑन द अकाउंट ऑफ रिलेटिव मोशन बिटवीन एवरी टू लेयर्स ऑफ ए लिक्विड, लिक्विड का या फ्लूइड का मोशन इस तरह से लेयर्स में ही स्टडी करते हैं, राइट, कि भाई एक लेयर, फिर उसके नीचे का लेयर, उसके नीचे का लेयर, उसके नीचे का लेयर। So which arises on the account of relative motion between the every layer। अब relative motion between the every layer का मतलब है एक लेयर थोड़ा स्लो मूव कर रहा है, उसके नीचे वाला लेयर थोड़ा स्पीड में मूव कर रहा है, उसके नीचे वाला लेयर और भी स्पीड में मूव कर रहा है, फिर वापस नीचे जमीन आ जाएगी या पाइपलाइन आ जाएगी तो वो वाला लिक्विड वापस स्लो मूव कर रहा है, उसके बाद ऊपर वाला फास्ट मूव कर रहा है। तो इस तरह से होगा। जो पाइपलाइन के कांटेक्ट में है वो फ्लूइड स्लो होगा और जैसे जैसे हम अंदर की तरफ आएंगे वो थोड़ा फास्ट मूव करता जाएगा। और ये इंटरनल फ्रिक्शन को हम विस्कोसिटी भी कहते हैं, राइट। विस्कोसिटी यानी लिक्विड ही खुद के मोशन को, लिक्विड के खुद के ही मॉलिक्यूल्स खुद के मोशन को अपोज करते हैं। अभी हम लोग एक्सटर्नल फ्रिक्शन के बारे में ही, ये पूरा चैप्टर है। इंटरनल फ्रिक्शन के बारे में फिर फ्लूइड डायनामिक्स करके आएगा, उसमें पढ़ेंगे। तो एक्सटर्नल फ्रिक्शन तीन तरह के होते हैं, तीनों के तीनों काफी डिटेल में डिस्कस होंगे। स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन। तो ये जो मैंने केस कहा कि भाई कार खड़ी है, एक इंसान धक्का लगाने की कोशिश कर रहा है, वहां से स्टार्ट होता है और फाइनली जब कार रोल करना स्टार्ट करती है तब तक फ्रिक्शन को अलग अलग नाम दिए गए हैं या कैटेगराइज किया गया है। So the opposing force that comes into play when one body tends to move over the surface of another, right? But the actual motion has not yet started, तब हम कहेंगे static friction। मतलब कि कार खड़ी है और मैं धक्का लगाए जा रहा हूं, लगाए जा रहा हूं, लगाए जा रहा हूं, मतलब कार मूव नहीं कर रही है। तो इस वक्त गाड़ी के टायर्स और रोड या सरफेस के बीच में जो फ्रिक्शन है उसको मैं कहूंगा स्टैटिक फ्रिक्शन। ऑब्जेक्ट रुका हुआ है और फोर्स लगाए जा रहे हैं, कहेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन, राइट। बहुत अलमारी है, सो उस अलमारी को मैं धक्का लगाए जा रहा हूं, लगाए जा रहा हूं, बट वो मूव ही नहीं कर रही। तो उस वक्त जो फ्रिक्शन एक्ट हो रहा है वो है स्टैटिक फ्रिक्शन। वी मे ऑल्सो डिफाइन द स्टैटिक फ्रिक्शन एज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विच एग्जैक्टली काउंटर बैलेंस द अप्लाइड फोर्स। ये भी कह सकते हैं कि मैं तो धक्का लगाते जा रहा हूं बट फ्रिक्शन उतना ही बढ़ते जा रहा है। तो फ्रिक्शन काउंटर बैलेंस कर रहा है एक्सटर्नल फोर्स को। ये ग्राफ से भी समझ सकते हो। देखो, जब एक्सटर्नल फोर्स एकदम जीरो है, राइट, एक्सटर्नल फोर्स जब एकदम जीरो है तब फ्रिक्शन भी जीरो है। देखो, एक्सटर्नल फोर्स जब जीरो है फ्रिक्शन भी जीरो है। अब एक्सटर्नल फोर्स बढ़ते जा रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स भी बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स भी बढ़ते जा रहा है। वो एक लेवल तक बढ़ते रहता है। ये जिस लेवल तक
फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ते जाता है, राइट, उसको हम कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। यहाँ पे जो फ्रिक्शन की वैल्यू मिलेगी उसको हम कहेंगे लिमिटिंग फ्रिक्शन। मतलब कि ये मैक्सिमम फ्रिक्शन है जो स्टैटिक कंडीशन में काम करता है, राइट। वो नोट किया होगा, जनरली यही कार वाला एग्जांपल लो, तुम धक्का लगाने की कोशिश करो, इनिशियली तुमको काफी ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। लिमिटिंग फ्रिक्शन एक बार क्रॉस हो गया तो फिर आराम से धक्का लगाने पर भी कार मूव करेगी, क्योंकि लिमिटिंग फ्रिक्शन क्रॉस करने के बाद फ्रिक्शनल फोर्स थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन खत्म हो जाता है और काइनेटिक फ्रिक्शन एक्शन में आता है। सो जैसे ही स्टैटिक से काइनेटिक की तरफ बढ़ते हैं हमको लिमिटिंग फ्रिक्शन ओवरकम करना होता है। और लिमिटिंग फ्रिक्शन हाईएस्ट फ्रिक्शन होता है जो दो बॉडीज के कांटेक्ट के बीच में एक्ट करता है। एक बार लिमिटिंग फ्रिक्शन को क्रॉस कर गए फिर फ्रिक्शनल फोर्स कम हो जाएगा, अल्टीमेटली काइनेटिक फ्रिक्शन फिर उसको कहेंगे और ऑब्जेक्ट मोशन में आ जाएगा। नोट दैट स्टैटिक फ्रिक्शन डज नॉट एग्जिस्ट बाय इटसेल्फ। मैंने कहा कि भाई अगर फोर्स जीरो है तो स्टैटिक फ्रिक्शन भी जीरो है। अभी यहां पर पड़े हुए इस ऑब्जेक्ट को मैं धक्का नहीं लगा रहा हूं तो स्टैटिक फ्रिक्शन भी जीरो है, एक्सटर्नल फोर्स भी जीरो है। When there is no applied force, there is no static friction. It comes into play the moment there is an applied force. जैसे जैसे तुम धक्का लगाते हो ना वैसे वैसे स्टैटिक फ्रिक्शन बढ़ते जाता है, इसीलिए स्टैटिक फ्रिक्शन को सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स भी कहते हैं या सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन भी कहते हैं। As we increase the applied force, a stage comes when the body is just at the verge of moving over the other. मतलब वो जस्ट उसका मोशन शुरू होने वाला है, मतलब ये हमारा फोर्स हमने बढ़ाया इस लेवल तक। अब ये वो लेवल है कि इससे थोड़ा सा और धक्का लगा तो बॉडी स्लाइड करना या रोल करना स्टार्ट कर जाएगी। The static friction at this stage is obviously maximum. This maximum value of static friction is called as a limiting friction. तो जैसे कार है तो उसमें लिमिटिंग फ्रिक्शन कम रहता है क्योंकि पहियों की वजह से क्या होता है कि वो इजीली रोल कर जाती है। बट जैसे मैंने कहा अलमीरा है, टेबल है, राइट, इन सब चीजों में रोलिंग फ्रिक्शन नहीं होता है, तो उन लोगों में लिमिटिंग फ्रिक्शन काफी ज्यादा होता है। Limiting friction is the maximum opposing force या maximum opposing friction that comes into play when the one body is just at the verge of moving over the surface of other body. At just verge of मतलब just motion start करने से पहले तक जो friction exist करता है उसको हम कहते हैं limiting friction। यहाँ पे limiting friction नहीं है क्योंकि इससे भी ज्यादा फोर्स लगाओगे तब भी बॉडी नहीं मूव करने वाली। ये लिमिटिंग फ्रिक्शन है कि जो लगाने के बाद बॉडी मूव करने लगती है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम लिमिट को हम कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। फिर सेकंड टाइप जो हम एक्सटर्नल फ्रिक्शन के बारे में पढ़ेंगे, स्टैटिक फ्रिक्शन देखा, लिमिटिंग फ्रिक्शन देखा। स्टैटिक सेल्फ एडजस्टिंग होता है, बढ़ते जाता है, लिमिटिंग तक पहुंचता है, फिर बाद में गिर जाता है। और एक बार लिमिटिंग क्रॉस होता है उसके बाद में हम उसको कहते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन, जो कि काफी तो नहीं कह सकते बट कम होता है कंपेयर्ड टू द स्टैटिक फ्रिक्शन। When we increase the applied force slightly beyond the limiting friction, the actual motion starts. This does not mean that the friction has disappeared. It only means that the applied force is now greater than the force of limiting friction. Right? Applied force is more than the लिमिटिंग फ्रिक्शन। अल्टीमेटली बॉडी मूव करना स्टार्ट कर जाएगी और फ्रिक्शनल फोर्स थोड़ा कम हो जाएगा। इट मीन्स दैट द अप्लाइड फोर्स इज नाउ ग्रेटर देन द फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एट दिस स्टेज इज कॉल्ड एज काइनेटिक फ्रिक्शन या डायनामिक फ्रिक्शन। सो काइनेटिक फ्रिक्शन को कैसे डिफाइन करेंगे? इज द अपोजिंग फोर्स दैट कम्स इनटू प्ले व्हेन द वन बॉडी इज एक्चुअली मूविंग over the surface of another body. Kinetic friction is always slightly less than the limiting friction. भले slightly less लिखा हुआ है बट डिपेंड करता है
कि मैंने कहा कि तुम टेबल को सरकाने की कोशिश कर रहे हो या कार को मूव कराने की कोशिश कर रहे हो। सो स्टैटिक फ्रिक्शन बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, उसकी मैक्सिमम वैल्यू को हम कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन, राइट। और लिमिटिंग फ्रिक्शन क्रॉस होने के बाद जब ऑब्जेक्ट मूव करने लगता है, तब जब फ्रिक्शन की वैल्यू है या तब हम फ्रिक्शन को कहते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन, राइट। तो जो भी न्यूमेरिकल्स या क्वेश्चंस होंगे उसमें अगर बॉडी मूव नहीं कर रही है तो तुम्हें स्टैटिक फ्रिक्शन यूज करना है, उसकी जो भी वैल्यू दी हुई है, राइट। और अगर बॉडी मूव कर रही है तो फ्रिक्शनल फोर्स के लिए हम काइनेटिक फ्रिक्शन यूज करेंगे। बी क्लियर, क्वेश्चन में तुमको क्वेश्चन पढ़ के ये क्लियरली आइडेंटिफाई कर लेना है कि काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट हो रहा है या स्टैटिक फ्रिक्शन एक्ट हो रहा है, उसके बेसिस पे ही ये वैल्यूज तुम लोगे। स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड रोलिंग फ्रिक्शन, राइट। डायनामिक फ्रिक्शन या काइनेटिक फ्रिक्शन को हम अगेन स्लाइडिंग कह सकते हैं या रोलिंग कह सकते हैं। स्लाइडिंग जब हम टेबल को धक्का मार रहे हैं, राइट। और रोलिंग फ्रिक्शन तब जब कोई रोलर्स लगे हुए हो, टायर्स लगे हुए हो, राइट। घर पे जो टेबल होता है या टिपोई होती है, राइट, उसके नीचे व्हील्स लगे रहते हैं ताकि हम उसको आसानी से सरका सके। काफ़ी सोफा के भी नीचे व्हील्स लगे रहते हैं कि उनको हम इजीली मूव कर सके। सो स्लाइडिंग फ्रिक्शन ज़्यादा होता है, रोलिंग फ्रिक्शन थोड़ा कम होता है। The opposing force that comes into play when the one body is sliding over the other body, it's called as a sliding friction. For example, a flat block is moved over the flat surface like table. The opposing force is sliding friction. लेकिन जब रोल हो रहा हो, रोलिंग हो रहा हो व्हील्स की वजह से, राइट, तब हम कहेंगे रोलिंग फ्रिक्शन। सो रोलिंग फ्रिक्शन कम होता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन ज्यादा होता है। बट मैथमेटिकली ये थियोरिटिकल चीज है, मैथमेटिकली जो काम में आने वाली है ये वैल्यूज, इनकी वैल्यूज क्वेश्चंस में देंगे। तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए इक्वेशंस में काइनेटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन और लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यूज, ये तीन वैल्यूज पे ध्यान देना है। लॉज ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, अब देखो जो भी पढ़ा हमने, लिमिटिंग फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन, उसके इक्वेशंस। तो क्या कहता है कि जो काइनेटिक फ्रिक्शन है, जो काइनेटिक फ्रिक्शन है एफ के, जनरली मैं इसको थोड़ा स्टाइलिश लिखता हूं क्योंकि कैपिटल एफ तो हम फोर्स के लिए भी लिखते हैं, तो मैं ऐसा लिखता हूं कि ये स्टाइलिश वाला जो एफ है ये फ्रिक्शनल फोर्स को डिनोट करता है। So frictional force it's directly proportional to the normal reaction. कितना नॉर्मल रिएक्शन मिल रहा है, समझ में आया ये? लेट्स से एग्जांपल लू तो ये एक सरफेस है, राइट। इस सरफेस के ऊपर ऐसे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। हमने प्रीवियस पार्ट में देखा वेट हमेशा नीचे की तरफ ही एक्ट करता है, और अगर सरफेस रिजिड है जैसे कि ये फ्लोर है तो वो अच्छा खासा नॉर्मल रिएक्शन देगा। अच्छा खासा यानी आर विल बी इक्वल टू वेट। अगर सरफेस कंप्लीटली हार्ड है तो, जैसे तुम गद्दे पे खड़े हो, राइट, तो रिएक्शन वेट जितना नहीं होगा। तो जो फ्रिक्शनल फोर्स है, अगर एक्सटर्नल फोर्स आगे की तरफ है तो फ्रिक्शनल फोर्स पीछे की तरफ होगा। तो ये फ्रिक्शनल फोर्स डिपेंड करता है कितना नॉर्मल रिएक्शन है। नॉर्मल रिएक्शन कम, फ्रिक्शनल फोर्स कम, ऐसा होता है? हाँ होता है। अगर ये सरफेस पानी होता है ना, तो पानी तो काफी सॉफ्ट मटेरियल है तो रिएक्शन काफी कम है, और रिएक्शन काफी कम है तो पानी में तो हम किसी भी चीज को आराम से धक्का मार सकते हैं, है ना। सो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन इज प्रोपोर्शनल टू आर। अब ये प्रोपोर्शनलिटी साइन रिमूव कर दो तो एक कांस्टेंट आ जाएगा म्यू के, जिसको हम कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। मैंने कहा कि भाई ये जो वैल्यूज है एफ के की, म्यू के की, राइट, फोकस करना है न्यूमेरिकल्स में। सो द फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन
बिटवीन द सर्फेसिस इन कॉन्टैक्ट। अल्टीमेटली ये एक इक्वेशन मिलता है हमको, म्यू के इज कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन डज नॉट डिपेंड्स ऑन द सरफेस एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, जबकि जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन है, वो कॉन्टैक्ट सरफेस एरिया पे डिपेंड करेगा। बट काइनेटिक फ्रिक्शन कितना सरफेस कॉन्टैक्ट में है उस पर डिपेंड नहीं करेगा। फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द स्पीड ऑफ स्लाइडिंग और रोलिंग। चाहे तुम कार फास्ट चला रहे हो, धीरे चला रहे हो, काइनेटिक फ्रिक्शन उतना ही रहेगा। 20 की स्पीड पे जाओ, काइनेटिक फ्रिक्शन रोड और टायर के बीच में सेम ही। 100 की स्पीड पे जाओ, काइनेटिक फ्रिक्शन रोड और टायर के बीच में सेम ही रहेगा। इफ द हीट प्रोड्यूस्ड डज नॉट चेंज द कंडीशन ऑफ द सरफेस इन कॉन्टैक्ट, ये एक कंडीशन है कि अगर सरफेस बहुत गर्म होगा, जैसे गर्मियों के सीजन में रोड काफी गर्म होते हैं, तो काफी गर्म होने की वजह से जो है जो टायर होता है वो भी थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है, और जो टरमैक होता है रोड का, राइट, वो भी थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है, तो उस वक्त थोड़ा फ्रिक्शन कम रहता है। सो ये है लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, जिसमें ये हमको इक्वेशन मिलता है एफ के इज इक्वल्स टू म्यू के इंटू आर। फिर कॉज ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन कैसे काम करता है, तो उसको थियोरेटिकल टॉपिक है, राइट। तो ये डायग्राम समझते हैं। जब भी व्हील, रोलिंग फ्रिक्शन यानी व्हील की वजह से ही आता है, कोई चीज गोल गोल घूम रही है तो व्हील होगा, रोलर होंगे। तो जब भी ये रोलर सरफेस पे होता है, या तो ये रोलर थोड़ा सा डिफॉर्म हो जाता है, या तो सरफेस थोड़ा सा डिफॉर्म हो जाता है, जैसे खड्डे जैसा बन जाता है। अभी हमको आंखों से नहीं दिखेगा, बट माइक्रोस्कोपिक लेवल पे रोलिंग फ्रिक्शन को एक्सप्लेन किया गया है। सो थोड़ा ऐसा खड्डे जैसा बन जाता है। अब क्या होता है, पहिए को आगे जाना है, तो पहिए को आगे जाने के लिए ये LM वाला जो बम्प है उसको क्रॉस करना पड़ेगा। तो ये क्रॉस करने के लिए उसको आगे की तरफ ताकत लगानी पड़ेगी। दूसरा, KL वाला जो बम्प है या KL वाला जो हिस्सा है, उस हिस्से में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, उसको ओवरकम करना है। सो यहां पे भी उसको वर्क करना पड़ेगा। यहां पे इस सरफेस से इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को खत्म करने के लिए भी वर्क करना पड़ेगा। सो अल्टीमेटली वो वर्क और कुछ भी नहीं है, फ्रिक्शन है। फिर से एक और बार, रोलिंग फ्रिक्शन कैसे काम करता है या कैसे एक्शन में आता है, या तो फिर एक्सप्लेनेशन ऑफ ए रोलिंग फ्रिक्शन। सो एक्सप्लेनेशन ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन कुछ ऐसा है कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज केप्ट ओवर द सरफेस, और यू कैन से दैट कि जब रोलर सरफेस पे होता है तो डिप्रेशन फॉर्म होता है। डिप्रेशन के दो पार्ट्स होते हैं, एक पार्ट होता है फॉरवर्ड बम्प, दूसरा पार्ट होता है बैकवर्ड बम्प। बैकवर्ड बम्प में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है व्हील और सरफेस के बीच में, टायर और सरफेस के बीच में, या रोलर और सरफेस के बीच में, जिसको ओवरकम करना रहता है व्हील को, राइट। और फॉरवर्ड डायरेक्शन में बम्प क्रॉस करना रहता है, जिसके लिए भी व्हील को वर्क डन करना पड़ता है। और इसी वजह से रोलिंग फ्रिक्शन एक्शन में आता है। लेट्स रीड दिस। व्हेन द बॉडी रोल्स ऑन ए लेवल ट्रैक, राइट, द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट इज वेरी स्मॉल, देयरफॉर द प्रेशर एक्सर्टेड, ये जो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट इतना सा ही होता है, तो जो पूरा का पूरा वजन होता है, प्रेशर होता है, उस वजह से जो सरफेस होता है वो थोड़ा डिप्रेस हो जाता है, अल्टीमेटली बम्प फॉर्म होता है। इन टर्न द सरफेस ऑफ द रोलिंग बॉडी इन कॉन्टैक्ट गेट्स स्लाइटली कंप्रेस्ड, ये थोड़ा डिप्रेस हो जाता है सरफेस, और ये जो पहिया होता है ना, थोड़ा सा दब जाता है। तुमने ट्रक वगैरह में नोट किया होगा कि जहां पे भी कांटेक्ट में है, राइट, पहिया थोड़ा दब जाता है और ये सरफेस थोड़ा नीचे हो जाता है। अब वो वजन पे डिपेंड करता है, जैसे ट्रेन जा रही है और उसको क्लोजली मॉनिटर करोगे ना, तो जहां पे भी पहिया पास होता है ना, वो वाला ट्रैक या वो वाला पार्ट थोड़ा नीचे बैठ जाता है, और वही शॉक को एब्जॉर्ब करने के लिए वहां पर वो ब्लैक कलर के पत्थर रखे हुए होते हैं।
Thus a rolling wheel constantly pulls out of the depression and goes uphill. मतलब उसको कंटिन्यूअसली ये बम्प क्रॉस करना है, साइमल्टेनियसली उसको डिटैच भी होना है। ये के एल पार्ट में फोर्स ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, या तो उसको थोड़ा अच्छे एग्जैक्ट टेक्निकल टर्म में कहो तो फोर्स ऑफ एडेशन को भी ओवरकम करना रहता है। तो जो व्हील है या तो जो ऑब्जेक्ट है उसको बम्प भी क्रॉस करना है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्रॉस करना है, राइट। दिस कॉजेज द रोलिंग फ्रिक्शन। अब टायर में बहुत अच्छे से हवा भरी हुई है तो डिप्रेशन और कंप्रेशन कम होगा, टायर कंप्रेस होगा और जो रोड या सरफेस है वो थोड़ा सा डिप्रेस होगा। ये होते ही रहता है, इसीलिए तो रोड खराब हो जाते हैं, राइट। सो ये कंटिन्यूअस होते रहता है। बड़े व्हीकल में तो ये थोड़ा ज्यादा लेवल पे होता है। सो अगर व्हील में हवा अच्छी खासी एकदम इन्फ्लेटेड है, राइट, जो भी नॉर्म्स के हिसाब से टायर में प्रेशर मेंटेन्ड है, तो डिप्रेशन भी कम होगा, कंप्रेशन भी कम होगा, अल्टीमेटली फ्रिक्शन कम रहेगा, है ना। तो रोलिंग फ्रिक्शन के केस में हमको व्हीकल में टायर में हवा जो भी लेवल है उस हिसाब से अगर भरी हुई है तो हमें व्हीकल चलाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, फ्रिक्शन कम रहता है। बट अगर व्हीकल पंक्चर हो गया है ना, तो एक्सपीरियंस किया होगा कि भाई बहुत मुश्किल हो जाता है व्हीकल बैलेंस करना, क्योंकि फ्रिक्शन बहुत ज्यादा हो जाता है। सो व्हेन द टायर इज प्रॉपरली इन्फ्लेटेड it becomes hard and get compressed by the road to the much smaller extent. Due to it, the opposition to the motion due to adhesive forces becomes less. Therefore, the rolling friction reduces. Hence, ultimately, it is easier to drive a vehicle when the tires are fully inflated. So, ये था cause of rolling friction. नेक्स्ट आता है स्टैटिक फ्रिक्शन इज ए सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, राइट। वो ग्राफ से ही हमको पता चल गया कि भाई वो सेल्फ एडजस्टिंग है ना। स्टैटिक देखो, एक्सटर्नल फोर्स बढ़ रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स भी बढ़ रहा है। अब एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो फ्रिक्शनल फोर्स भी जीरो है। सो स्टैटिक फ्रिक्शन इज ए सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। दिस मीन्स दैट neither the magnitude nor the direction of the force of static friction is fixed, राइट। जैसे कि रोलिंग फ्रिक्शन में, काइनेटिक फ्रिक्शन में कहा कि भाई काइनेटिक फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द स्पीड। देखो, इट्स इंडिपेंडेंट ऑफ द स्पीड, इट्स इंडिपेंडेंट ऑफ द एरिया ऑफ कांटेक्ट। बट स्लाइडिंग फ्रिक्शन में ऐसा नहीं है। स्लाइडिंग फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू बदलती रहती है, काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू नहीं बदलती। एक बार गाड़ी रोल कर रही है, चाहे धीरे या फास्ट, काइनेटिक फ्रिक्शन सेम टू सेम रहेगा। बट स्टैटिक फ्रिक्शन बदलते रहता है। जब एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो स्टैटिक फ्रिक्शन भी जीरो है, एक्सटर्नल फोर्स ज्यादा है तो स्टैटिक फ्रिक्शन भी ज्यादा है। बोथ द थिंग्स एडजस्ट themselves according to the applied force. We have seen that unless the block starts moving, right, जब तक के ये ब्लॉक स्टार्ट करना, मूव करना नहीं होता है, फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स, राइट। ये जो वैल्यू होगी ये उतनी ही होगी जितनी की पी की वैल्यू है। व्हेन वी डिक्रीज द अप्लाइड फोर्स, द फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इंक्रीजेस या डिक्रीजेस अकॉर्डिंगली। वो ये ग्राफ में से भी हमको बहुत क्लियरली पता चल जाता है। ये ग्राफ भी काफी एग्जाम में पूछते हैं, राइट। तो अच्छे से ये ग्राफ याद होना चाहिए, एक्सप्लेनेशन भी उसका तुम्हें लिखते आना चाहिए, है ना, ये वाला ग्राफ। For example, when we try to move the body to the east, the force of static friction will be to the west, and we try to move the body to the north, the static friction will be south. कहने का मतलब यही है कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमेशा मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगा। Thus, the static friction adjusts itself so that its magnitude is equal to the magnitude of the applied force. Is equal to the magnitude of the applied force.
and its direction is opposite to the applied force. Ultimately static friction को कहते हैं self adjusting friction या self adjusting force. फ्रिक्शन भी एक फोर्स ही है. लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, राइट. लिमिटिंग फ्रिक्शन का भी इक्वेशन है. काइनेटिक फ्रिक्शन का हमने इक्वेशन देखा, राइट. एफ के इज इक्वल्स टू म्यू के इंटू आर. वैसे ही लिमिटिंग फ्रिक्शन का भी इक्वेशन है. क्या कहता है लिमिटिंग फ्रिक्शन के? द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, राइट. मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बोलो. लिमिटिंग फ्रिक्शन मैक्सिमम वैल्यू है, स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं. द मैग्नीट्यूड ऑफ द लिमिटिंग फ्रिक्शन, राइट, मतलब वो लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा कितना, तो वो डिपेंड करता है नॉर्मल रिएक्शन पे. अगेन, राइट, टू बॉडीज इन कॉन्टेक्ट, और ये प्रोपोर्शनैलिटी की साइन रिमूव कर दोगे तो तुमको मिलेगा म्यू एस आर, राइट. और इसको कन्वर्सली मैक्सिमम लेवल पे जब फ्रिक्शन है तो हम ऐसा कह सकते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू म्यू एस आर, ऐसा. सो व्हेन अ बॉडी इज हैवी, नॉर्मल रिएक्शन इज आर इक्वल टू एम जी इंक्रीजेस, देयरफॉर द फ्रिक्शन आल्सो इंक्रीजेस. कहा मैंने कि भाई ट्रक है तो उसके पहिए और रोड के बीच में ज्यादा स्टैटिक फ्रिक्शन होगा. तो जब स्टार्ट होता है ट्रक और मूव करना स्टार्ट करता है तो इनिशियली काफी सारा फोर्स इंजन को प्रोड्यूस करना पड़ता है. बट एक बार मूव करना स्टार्ट हो गया फिर थोड़ा कम हो जाता है. तुमने व्हीकल के आवाज को चेंज होते हुए देखा होगा, ट्रक के आवाज को, कि भाई इनिशियली जब उसको स्टार्ट होना होता है तब काफी आवाज आती है इंजन में से, जो कि और कुछ नहीं है, इंजन फोर्स प्रोड्यूस कर रहा है स्टैटिक फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए. और एक बार स्टैटिक फ्रिक्शन ओवरकम हो जाता है उसके बाद में आवाज कम हो जाती है. क्यों? क्योंकि अब कम फोर्स चाहिए व्हीकल को रोलिंग रखने के लिए. द डायरेक्शन इज ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स, दूसरा रूल. तीसरा, द फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट. अगेन इसमें भी एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट का कुछ लेना देना नहीं है. The force of limiting friction between any two surfaces in contact depends upon the nature of material. Obviously, yes. Nature of material, right? जैसे कि बहुत स्मूथ सरफेस है, कांच है, और उसके ऊपर मैंने ये पेन रखी हुई है, तो क्या होगा? बहुत स्मूथ सरफेस है, ये भी काफी स्मूथ सरफेस है, तो मैं फूक मार के भी इसको उड़ा सकता हूँ. अब इसी पेन को मैं रोड पे रख दूं, फूक मारते रह जाओगे, ये उड़ेगी नहीं. क्यों? नेचर ऑफ मटीरियल्स विच आर इन कॉन्टैक्ट, राइट. वो अगेन फोर्स ऑफ एडेशन. फोर्स ऑफ एडेशन इज नथिंग बट फोर्स ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. मैंने ये पेन को हाथ में रखा हुआ है. क्यों हाथ में है? क्योंकि पेन के मॉलिक्यूल्स और हाथ के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है. मॉडर्न थियरी के हिसाब से, पुरानी थियरी के हिसाब से इंटरलॉकिंग होता है, इंटरलॉकिंग हो गया है ऐसा. सो ये एक और इक्वेशन मिला हमें स्टैटिक फ्रिक्शन का. ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, मैक्सिमम कंडीशन में हम लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू लेंगे. कोएफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, जो पीछे कहा वही, एफ इज इक्वल्स टू म्यू आर. इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ एस इज म्यू एस इंटू आर. और अगर जब मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन है तो उसको हम कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन, तो ऐसे भी लिख सकते हैं म्यू एस आर. कोएफिशिएंट ऑफ द लिमिटिंग फ्रिक्शन या स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन, काफी क्या कहते हैं, दोनों वर्ड्स इंटरचेंजेबली यूज होते हैं, बट तुम्हें क्लियरली पता होना चाहिए लिमिटिंग फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है. So coefficient of limiting friction between any two surfaces in contact is defined as a ratio of force of limiting friction to that of the normal reaction between them. ये रहा कि भाई स्टैटिक फ्रिक्शन को कैसे डिफाइन करेंगे कि इट इज ए रेशियो ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन टू दैट ऑफ द नॉर्मल रिएक्शन. द वैल्यू ऑफ म्यू डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ द सरफेस. मैंने कहा कि भाई दो सरफेस कॉन्टेक्ट में है, कैसे है, वेट है, स्मूथ है, रफ है, पॉलिश्ड है. मटेरियल कौन सा है, सॉलिड है, सॉलिड लिक्विड है. टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है
इनसे रिलेटेड इक्वेशंस अभी हमारे सिलेबस में नहीं है, बट थियोरेटिकली याद रखो, ऑब्जेक्टिव्स में आ सकता है। म्यू डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ द सरफेस, म्यू डिपेंड्स अपॉन मटेरियल, राइट। प्लास्टिक का है, लोहे का है, रबर का है। टेम्परेचर कम ज्यादा, राइट। कम ज्यादा में ऐसा कह सकते हैं कि भाई टेम्परेचर ज्यादा होगा तो म्यू थोड़ा कम हो जाता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनका डायरेक्ट इनवर्स ऐसा कुछ कहीं मिला नहीं है, बट टेम्परेचर में तुम ऐसा कह सकते हो कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है म्यू से, ऐसा लिख सकते हो। म्यू एस और म्यू के लिए भी सेम ही बात है, दो कोएफिशिएंट्स पता होने चाहिए। कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू के, राइट, ऑलरेडी पढ़ा। देखो काइनेटिक फ्रिक्शन और लिमिटिंग फ्रिक्शन का कंपैरिजन दिया हुआ है कि वुड पे जब हम स्लाइड करने की कोशिश करते हैं तो मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन म्यू की वैल्यू आती है 0.70, और एक बार स्लाइडिंग शुरू हो गई तो यही वैल्यू कम होके बदल जाती है म्यू के में। देखो हर एक के लिए कंपेयर करो, वुड को लेदर पे, स्टील को स्टील पे, स्टील को हार्ड स्टील पे रोल करो, स्टील को ग्रीस्ड स्टील पे रोल करो। देखो ग्रीस्ड यानी सरफेस स्मूथ हो गया, तो हम व्हीकल के, साइकिल की चेन में ग्रीस लगाते हैं। ऑयल से ज्यादा बेटर है ग्रीस, क्योंकि सॉलिड होता है तो वो काफी देर तक पकड़ के रखता है सरफेस पे। ऑयल जो है धीरे धीरे ड्रॉप डाउन हो जाएगा, गिर जाएगा नीचे। जो भी कार वगैरह की सर्विस होती है, टू व्हीलर्स की सर्विस होती है, तो ग्रीस अप्लाई करते हैं। तो ग्रीस में लिमिटिंग फ्रिक्शन ऑलरेडी कम है, या स्टैटिक फ्रिक्शन ऑलरेडी कम है, और मोशन में आने के बाद तो और भी कम हो जाता है। अब इससे कम तो और कुछ नहीं मिलेगा तुमको। इससे कम में ये एक है टेफ्लॉन ऑन स्टील। टेफ्लॉन ऑन स्टील, टेफ्लॉन भी एक मटेरियल है, राइट, हीट रेजिस्टेंस मटेरियल है। टेफ्लॉन कोटिंग वाले ये बर्तन हम यूज करते हैं, नॉन स्टिक कुकवेयर कहते हैं, राइट। सबसे हाईएस्ट फ्रिक्शन मिलता है रबर ऑन कंक्रीट, जो हमारी चप्पल वगैरह होती है रबर की होती है, तो अच्छा खासा लिमिटिंग फ्रिक्शन लेके हम चलते हैं, राइट, तो गिर नहीं जाते हैं। कास्ट आयरन ऑन कास्ट आयरन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है? एंगल ऑफ फ्रिक्शन, द एंगल ऑफ फ्रिक्शन यानी ये वाला, इस एंगल को हम कहते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। प्लीज अच्छे से याद रखो, एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज द एंगल मेड बाय रिजल्टेंट, एंगल मेड बाय रिजल्टेंट ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन। रिजल्टेंट को जनरली आर से डिनोट करते हैं हम, राइट, तो नॉर्मल रिएक्शन को एन से डिनोट करो। हाँ वेवर नॉर्मल रिएक्शन के लिए आर भी यूज होता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है कौन सा आर क्या है। वंस अगेन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज द एंगल बिटवीन द रिजल्टेंट ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन विथ द नॉर्मल रिएक्शन। फिर से एक और बार, एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज द एंगल बिटवीन रिजल्टेंट एंड नॉर्मल रिएक्शन, कॉमा करके रिजल्टेंट ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन, जिसको हम ये ट्रायंगल में कन्वर्ट करें इन वेक्टर्स को, ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ये नॉर्मल रिएक्शन, राइट, और ये हमारा रिजल्टेंट आर। तो एफ को ऊपर की तरफ हम अगर शिफ्ट कर दे, एफ को अगर हम इधर ऊपर पैरेलली शिफ्ट कर दे, है ना, तो ट्रायंगुलर लॉ के हिसाब से ये एफ भी ऊपर आ गया, और ये वाला है एंगल थीटा, ये एंगल है थीटा, राइट। तो टेन थीटा हम लिख सकते हैं, टेन थीटा विल बी इक्वल टू, परपेंडिकुलर हो गया एफ और बेस हो गया ये हमारा नॉर्मल रिएक्शन, सो एफ अपॉन नॉर्मल रिएक्शन। अब हमने प्रीवियसली इक्वेशन में ये भी देखा कि एफ फ्रिक्शनल फोर्सेस, स्टैटिक ले लो, अगर स्टैटिक लेते हो तो यहाँ पे म्यू एस नॉर्मल रिएक्शन का एन, काइनेटिक ले लेते हो तो एफ के इज इक्वल्स टू म्यू के इंटू एन। इस चीज को इसके साथ में कंबाइन करेंगे तो क्या मिलेगा?
तो मिलेगा कि tan थीटा इज इक्वल्स टू म्यू, म्यू एस या म्यू के दोनों के लिए एप्लीकेबल है, इसीलिए सिर्फ म्यू लिखा है। अगर सिर्फ म्यू लिखा है मतलब वो दोनों के लिए एप्लीकेबल है, स्टैटिक के लिए भी काइनेटिक के लिए भी, राइट। सो अगर तुम्हें कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ढूंढना है, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन ढूंढना है या कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन ढूंढना है, तो tan थीटा ढूंढ लो, tan थीटा ढूंढ लो। सो दिस इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन। नेक्स्ट आता है एंगल ऑफ रिपोज या तो एंगल ऑफ स्लाइडिंग। एंगल ऑफ स्लाइडिंग मतलब के इंक्लाइंड प्लेन पे तुमने किसी ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है, स्लाइड, राइट, लपसणी, गुजराती में लपसणी कहते हैं। तो लपसणी पे तुम जस्ट ऊपर बैठे हुए हो, जस्ट बैठे हुए हो उस कंडीशन में के शायद कोई इतनी उंगली भी लगा देगा ना तो तुम स्लाइड करना स्टार्ट कर जाओगे। सो उस स्टेज पे तुम पे कौन सा फ्रिक्शन एक्ट हो रहा है? लिमिटिंग फ्रिक्शन एक्ट हो रहा है। किसी के उंगली लगाने से, राइट, जरा सा भी धक्का मारने से, राइट, फोर्स बढ़ जाएगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन को क्रॉस कर जाएगा और तुम स्लाइड करने लगोगे। क्या कहता है एंगल ऑफ रिपोज या एंगल ऑफ स्लाइडिंग? तुमने ऑब्जेक्ट को उस कंडीशन में रखा हुआ है कि वो जस्ट अपना मोशन स्टार्ट करेगा, मतलब एकदम छोटा सा फोर्स लगाने पे वो अपना मोशन स्टार्ट कर देगा। तो सबसे पहले तो जो भी फ्री बॉडी डायग्राम हमको ड्रॉ करना है, राइट, फ्री बॉडी डायग्राम प्रीवियस लेक्चर में मैंने सिखाया, ड्रॉ कर करके बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करो। वेट लिखो या वेट से बेटर है, वेट की वैल्यू होती है mg। फिर नॉर्मल रिएक्शन हमेशा सरफेस से परपेंडिकुलरली मिलता है n, राइट। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, बॉडी आगे की तरफ स्लाइड होने की तैयारी में है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। ये मेरा स्टाइलिश फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अब इधर का एंगल अगर इन लोगों ने अल्फा लिया हुआ है तो हम थीटा ले लेते हैं। थीटा है तो mg को हम रिजॉल्व करते हैं, राइट। इसको हम रेफरेंस एक्सिस लेके mg को रिजॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा mg cos थीटा। ये एंगल भी थीटा ही मिलेगा और ज्योमेट्रिकली तुम चाहो तो उसको प्रूव भी कर सकते हो कि यही एंगल थीटा मिलेगा। और ये वाला आएगा mg sin थीटा। कैसे ये एंगल कैसे थीटा आएगा? चलो देख लो, एक बार बता देता हूं मैं, हम प्रूव कर लेते हैं। ये थीटा है, राइट, यहां पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो वेट mg ऐसे एक्ट हो रहा है नीचे की तरफ, mg, राइट। और मुझे ये वाला कंपोनेंट चाहिए तो ये वाला एंगल कौन सा मिलेगा? ये वाला एंगल मैंने कहा कि थीटा होता है, बट कैसे? तो ये मैं मैथमेटिकली प्रूव करके बता रहा हूं। ये थीटा है, ये 90 डिग्री है ना। अब ये थीटा, ये 90, तो ये कितना होएगा? ये होगा 180 माइनस 90 प्लस थीटा, यानी कि 90 माइनस थीटा, है ना। ये एंगल हो गया 90 माइनस थीटा। अब ये जो लाइन है एग्जैक्टली 90 डिग्री पे है, सरफेस के 90 डिग्री पे है ये लाइन, है ना। अब ये 90 है, ये वाला मिल गया मुझे 90 माइनस थीटा, तो ये कितना होगा? अब ये तीनों एंगल का सम होगा 180, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है तो ये एंगल होगा 180 माइनस सम ऑफ दिस टू, तो इसका 90 माइनस थीटा और ये वाला 90। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 90 प्लस 90 180, राइट, 180 माइनस थीटा, जो कि फाइनली हमको देगा थीटा। इस तरह से आया, राइट। सो ऐसा मत सोचो कोई जादू से आया है, मैथमेटिकल मैनिपुलेशन या कैलकुलेशंस ही है। So angle of repose या angle of friction is the angle at which the body is just on the verge of sliding. Angle of repose or angle of sliding is defined as a minimum angle. Minimum angle of inclination of the plane with the horizontal such that the body
प्लेस्ड ऑन द प्लेन जस्ट बिगेन टू स्लाइड, जस्ट बिगेन टू स्लाइड है ना। किसी चीज को देखो, जैसे ये मैंने रखा है तो हॉरिजॉन्टल के हिसाब से एंगल ऑफ रिपोज कितना होगा, तो देखो 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 एंगल बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, अभी भी स्लाइड नहीं हुआ, बस अभी ये स्लाइड होने की तैयारी में, अभी भी नहीं हुआ। तो ये है एंगल ऑफ रिपोज, ये जो एंगल बन रहा है, क्योंकि अब ये स्लाइड कर गया, या उससे थोड़ा सा कम, 1/8 डिग्री या 0.5 डिग्री कम। डायग्राम बनाते आना चाहिए, फ्री बॉडी डायग्राम कहता है, इसी के बेसिस पे आगे बहुत सारे कैलकुलेशंस है। एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिपोज, तो एंगल ऑफ रिपोज कहो, एंगल ऑफ स्लाइडिंग कहो, या एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहो, तीनों का मतलब एक ही है। एंगल ऑफ रिपोज, ये एंगल ऑफ रिपोज यानी ये वाला थीटा, एंगल ऑफ रिपोज कह दो, या एंगल ऑफ फ्रिक्शन कह दो, या एंगल ऑफ स्लाइडिंग कह दो, एक ही बात है। फिर नेक्स्ट आता है एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी मूविंग डाउन द इंक्लाइंड प्लेन। रफ इसीलिए लिखा हुआ है कि रफ होगा तो फ्रिक्शन होगा, स्मूथ होगा तो भी फ्रिक्शन होगा बट कम होगा। तो रफ लिखो ना लिखो कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ता है। तो ये फ्री बॉडी डायग्राम ऑलरेडी बनाया हुआ है ना। सो एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी डाउन ए रफ इंक्लाइंड प्लेन। अब ये थोड़ा अजीब केस है। कैसे अजीब केस है कि ये कुछ ऐसा कह रहा है कि कार ऐसे स्लोप पे ऊपर जाने की कोशिश कर रही है, कार ऊपर जाने की कोशिश कर रही है। ड्राइंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, खुद को देख के प्राउड फील होना चाहिए कि वाह मैं इतना अच्छा या इतना अच्छा ड्रॉ कर पा रहा हूं, कर पा रही हूं। खुद की ही ड्राइंग को देख के उस पर थूकने का मन करे तो ड्राइंग की प्रैक्टिस कर लो रोज आधा आधा घंटा बैठ के। ऐसा हाथ नहीं कांपने चाहिए, मतलब एक सीधी लाइन ड्रॉ करने को बोली और ऐसी लाइन हो जाती है। बहुत परफेक्टली फिजिक्स में तो ड्राइंग होनी चाहिए। सो ये कार ऊपर की तरफ जा रही है, अगर ऊपर की तरफ जा रही है तो उसके पास कुछ इंजन फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स प्रोड्यूस कर रहा है। एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी डाउन द रफ इंक्लाइंड प्लेन, तो ये कंडीशन पढ़ लेते हैं। मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव द बॉडी अप द इंक्लाइंड प्लेन, राइट। इस कार को ऊपर जाना है तो ये एक क्वेश्चन बनता है, तो कितना फोर्स रिक्वायर होगा इक्वेशन के टर्म्स में। इफ द बॉडी इज टू बी एक्सेलरेटेड अप द प्लेन विद द एक्सेलरेशन ए, ये दूसरा किस्सा बन गया, सेम चीज में दूसरा किस्सा कि मुझे कार को ऊपर लेके जाना है बट 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से या तो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से। तो जो भी इक्वेशन मिलेगा उसको इस टर्म्स में मॉडिफाई करना है, दूसरा मॉडिफिकेशन या इक्वेशन इन सम अदर फॉर्म। मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू पुश द बॉडी डाउन द इंक्लाइंड प्लेन इज, नीचे लाने के लिए मुझे मिनिमम कितना फोर्स लगाना पड़ेगा। सो ये तीन अलग अलग इक्वेशंस, राइट, इसी डायग्राम में से हम डिराइव कर सकते हैं। सो तीन अलग अलग इक्वेशंस हम ऑब्टेन कर सकते हैं। पहला वाला क्या है, मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव द बॉडी अप द इंक्लाइंड प्लेन। तो अब मुझे बॉडी को ऊपर लेके जाना है तो मिनिमम फोर्स कितना चाहिए होगा। तो लेट्स से जो भी फोर्स रिक्वायर्ड है F है, और डायग्राम जो ड्रॉ करेंगे उसके हिसाब से वेट mg नीचे की तरफ, थीटा इंक्लिनेशन है, ये हो जाएगा mg cos थीटा और ये हो जाएगा mg sin थीटा, राइट। मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव द बॉडी अप लेके जा रहे हैं ना बॉडी को, तो बॉडी को अप लेके जा रहे हैं तो फ्रिक्शन नीचे की तरफ आएगा F, राइट। मिनिमम पूछा है मतलब ये अभी मूव नहीं कर रही है, रुकी हुई है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन एक्ट हो रहा है। नॉर्मल रिएक्शन आ जाएगा परपेंडिकुलर टू द सरफेस R, राइट। तो ऊपर की तरफ जो मिनिमम फोर्स चाहिए होगा वो होगा एग्जैक्टली इसका अपोजिट, यानी Fs प्लस mg साइन थीटा। वैल्यू पुट कर दो, Fs का मतलब होता है म्यू एस, नॉर्मल रिएक्शन, मैंने भी R लिख दिया पर मैं R की जगह पसंद करता हूं N को।
तो इसको मैं लिखूंगा n। सो म्यू एस n प्लस एम जी साइन थीटा, और n की जगह पे आएगा n इज इक्वल एग्जैक्टली अपोजिट टू एम जी कॉस थीटा। तो म्यू एस एम जी कॉस थीटा प्लस एम जी साइन थीटा। मिनिमम इतना फोर्स मुझे लगाना पड़ेगा अगर मुझे बॉडी को ऊपर की तरफ धक्का लगाना है तो ये था मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव द बॉडी अप द इंक्लाइंड प्लेन। मुझे ऊपर की तरफ लेके जा रहा है, मेरा जो मोशन है, ऑब्जेक्ट का मोशन है, ये ऊपर की तरफ हो रहा है। ध्यान रखो, ये रहा एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, अब दूसरा वाला हम देखते हैं। ऊपर ले जाने के लिए अगर मिनिमम फोर्स F इतना चाहिए मिनिमम, तो नीचे लाने के लिए मिनिमम फोर्स कितना चाहिए? अब ऐसा मत कहना कि भाई नीचे लाने के लिए तो फोर्स की क्या जरूरत है। ऐसा नहीं है, इंक्लाइन प्लेन से नीचे लाना है, यानी थोड़ा थोड़ा धक्का लगाते लगाते हम नीचे आएंगे। एग्जैक्ट स्लाइड की तरह इतना स्लीपरी नहीं है, थोड़ा रफ है, देखो। नहीं तो फिर एकदम स्लीपरी होता तो एक बार धक्का लगा देते, वो जाते ही रहता। तो सेम डायग्राम हम फिर से ही ड्रॉ करते हैं। चलो, तो अब कुछ ऐसा होगा कि ये बॉडी है इंक्लाइंड प्लेन पे, और अब क्या करना है देखो, पुश द बॉडी डाउन द इंक्लाइंड प्लेन। अब मुझे नीचे की तरफ लानी है बॉडी को, तो फ्रिक्शनल फोर्स ऊपर की तरफ एक्ट होगा, एक्सटर्नल फोर्स जो मुझे लगाना पड़ेगा वो नीचे की तरफ होगा। राइट, यहां से ऐसे लगाओ या उसको ऐसे ड्रॉ करके बताओ, सेम ही है। वेट mg नीचे की तरफ होगा, लेट्स से ये एंगल थीटा है, ये हो जाएगा mg cos थीटा, और नीचे की तरफ एक और फोर्स आएगा mg sin थीटा, और ये रहेगा नॉर्मल रिएक्शन परपेंडिकुलर टू द सरफेस n। ठीक है, तो मुझे ढूंढना है f की वैल्यू ढूंढनी। अब देखो f की वैल्यू कम ही मिलेगी, क्यों? क्योंकि नीचे की तरफ वाले फोर्स को सपोर्ट करने के लिए वजन खुद भी हेल्प कर रहा है ना। हमको नीचे की तरफ अगर ऐसा पुश करना है तो काफी इजी रहेगा, क्यों? क्योंकि वेट का एक कंपोनेंट ऑलरेडी नीचे की तरफ है, तो नीचे की तरफ हमको धक्का कम लगाना पड़ेगा। कैसे, देखते हैं। अब इसके लिए हम ये इक्वेशन लिखे तो क्या होगा कि F प्लस एम जी साइन थीटा, ये डाउनवर्ड फोर्सेस लिख दिए मैंने, F प्लस एम जी साइन थीटा विल बी इक्वल टू F। अब क्योंकि यहाँ पे मिनिमम लिखा हुआ है इसलिए मैं इक्वल टू कर रहा हूं। अब इक्वल टू होगा एक्चुअली में तब तो ये मूव नहीं करेगा, थोड़ा सा ये बड़ा होना चाहिए, थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, तब जाके मूव करेगा। तो इक्वल टू का मतलब है कि बैलेंस कर रहा है, इससे थोड़ा सा बढ़ेगा तो वो नीचे की तरफ पुश हो जाएगा। हावेवर मैं ऐसा इसको इक्वल टू की जगह पे तो ऐसी ग्रेटर देन की साइन से भी हम काम चला सकते हैं, ऐसा कुछ है नहीं। क्या बोल रहा है, मिनिमम फोर्स, तो मिनिमम फोर्स के लिए ऐसा ये ग्रेटर रहेगा। तो इसको भी हम सिंप्लीफाई करें, ग्रेटर देन इक्वल टू, तो F की वैल्यू ढूंढनी है, तो F मिलेगा मुझे F चाहिए होगा ग्रेटर देन F माइनस एम जी साइन थीटा, और ये स्टाइलिश वाला F तो फ्रिक्शन को डिनोट कर रहा है, तो उसकी वैल्यू रख दो म्यू एस, स्टैटिक कंडीशन में ही अभी, हाँ मूव करना स्टार्ट नहीं किया है उसने, इसलिए म्यू एस लिया है। म्यू एस एन, एफ एस का एफ एस लिखो इधर, और अच्छा लगता है वो, एम जी साइन थीटा, और ये हो जाएगा फर्दर एन की वैल्यू है एम जी कॉस थीटा, तो म्यू एस एम जी कॉस थीटा माइनस एम जी साइन थीटा। तो देखो फोर्स कम हो गया है ना, और प्रीवियसली जो किया था उसमें फोर्स ज्यादा था, क्योंकि इस फोर्स को ऊपर की तरफ लेके जाना है तो उसको सपोर्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है, बट अपोज करने के लिए दो दो फोर्सेस है। और अगर ऑब्जेक्ट को मुझे नीचे लाना है तो मैं जो फोर्स F लगाऊंगा उसको सपोर्ट करने के लिए ये एक और फोर्स है। कौन सा फोर्स है ये? वेट का कंपोनेंट है ये। तो मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू पुश द बॉडी डाउन द इंक्लाइंड प्लेन, ये रहा। अब थर्ड वाला पार्ट, ये वाला, तो थर्ड वाला पार्ट, ये थर्ड इक्वेशन, इफ द बॉडी इज टू बी एक्सेलरेटेड अप द प्लेन विद द एक्सेलरेशन a,
देन द फोर्स रिक्वायर्ड इज, ये सेम चीज हम कैरी कर सकते हैं उधर, नहीं ये तो नीचे वाली थी, ये ऊपर वाली, तो एक्सेलरेशन कितना रहेगा, तो ये सेम इक्वेशन हम यूज करेंगे क्योंकि ऊपर की तरफ फोर्स ढूंढ लिया है, इसी में से हमको एक्सेलरेशन मिलेगा। तो चलो इसी को आगे हम सॉल्व करते हैं। तो F की जगह पे एम ए ऑब्जेक्ट का मास m है और मुझे ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन a चाहिए। सो म्यू एस, ये जहां पे भी m आ रहा है ना, ये ऑब्जेक्ट का मास ही है। अल्टीमेटली फ्रिक्शन मास की वजह से ही आता है, कम मास होगा फ्रिक्शन कम, सब जगह से m कैंसल हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन कितना मिला मुझे, म्यू एस, राइट, म्यू एस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू जी। एक्सेलरेशन विल बी, अप जाने के लिए मुझे इतना एक्सेलरेशन देना पड़ेगा, मिनिमम एक्सेलरेशन देना पड़ेगा। तो फोर्स में से ही हमको एक्सेलरेशन मिल जाता है। तो ये सेम चीज और थोड़ा 2 स्टेप और सॉल्व कर दो तो थर्ड नंबर का इक्वेशन मिल जाता है। और अब टाइटल, एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी डाउन द रफ इंक्लाइंड प्लेन, है ना, तो ये हमने ढूंढा अप वाला, राइट। अब मिनिमम फोर्स इक्वल टू पुश द बॉडी डाउन द इंक्लाइंड प्लेन, बट डाउन द इंक्लाइंड प्लेन में फोर्स ढूंढ लिया हमने, ये रहा, बट एक्सेलरेशन कितना होगा। तो अगेन इसके अंदर हम F इज इक्वल्स टू एम ए सब्सटीट्यूट करें, एम ए शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू, राइट, म्यू एस एम जी कॉस थीटा माइनस एम जी साइन थीटा, एम कैंसल हो जाएगा सब जगह से। तो एक्सेलरेशन डाउन द इंक्लाइंड प्लेन, है ना, मिनिमम फोर्स इक्वल टू पुश द डाउन, तो अल्टीमेटली वो फोर्स में से ही हमको मिलेगा, मिनिमम एक्सेलरेशन होगा या होना चाहिए ग्रेटर देन, जी कॉमन निकाल दो, म्यू एस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, इतना एक्सेलरेशन होगा तो ही बॉडी नीचे की तरफ स्लाइड करेगी, अदरवाइज नॉट। अब इसी कंडीशन में एक और केस है, अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं है और ये एंगल ऑफ रिपोज से थोड़ा सा ज्यादा है, देख लेते हम लोगों ने कौन से इक्वेशंस ऑब्टेन किए। तो हमने ऑब्टेन किया पहला वाला ये इक्वेशन कि मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव द बॉडी डाउन द इंक्लाइंड प्लेन, मतलब नीचे लाने के लिए मुझे मिनिमम कितना फोर्स रिक्वायर, सॉरी ऊपर ले जाने के लिए मुझे मूव द बॉडी अप, तो ये पहला। और दूसरा वाला इक्वेशन था, ये एक्सेलरेशन भी ढूंढा हमने कि एक्सेलरेशन कितना होगा ऊपर की तरफ, अगर एफ फोर्स लगा रहे हैं तो एक्सेलरेशन कितना होगा। तो पहला और तीसरा, दूसरा था ये दूसरा वाला इक्वेशन कि नीचे लाने के लिए कितना धक्का लगाना पड़ेगा, तो नीचे लाने के लिए इतना मिनिमम फोर्स लगाना पड़ेगा, और ये चौथा वाला कि भाई मिनिमम एक्सेलरेशन इतना लगाना पड़ेगा। और अब पांचवा वाला क्या कहता है, पांचवा वाला के अगर थीटा इज स्लाइटली मोर देन एंगल ऑफ रिपोज, मतलब कि वो एंगल उतना थोड़ा ज्यादा है कि भाई वो स्लाइड करके नीचे आ ही जाएगा। तो अब देखो इसमें एक्सटर्नल फोर्स मिसिंग है, वो अपने आप ही नीचे आ रहा है क्योंकि एंगल सफिशिएंटली बड़ा है। तो वेट एम जी नीचे की तरफ, ये थीटा, बॉडी नीचे आ रही है तो फ्रिक्शनल फोर्स ऊपर की तरफ होगा, ये हो जाएगा एम जी कॉस थीटा, और नीचे की तरफ ये एम जी साइन थीटा, और ये नॉर्मल रिएक्शन एन। अब यहां पे देखो तो एम जी साइन थीटा डोमिनेट कर रहा है ना, तो डाउनवर्ड फोर्स हमको ढूंढना है, तो नेट फोर्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन
एंगल ऑफ रिपोज ज्यादा है तो यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत ही नहीं है, बॉडी अपने आप नीचे आ रही है ना। और बाकी जो केसेस किए ना उसमें एंगल थोड़ा कम था, रिपोज से कम था, तो हमको एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ रहा था। एक्सटर्नल फोर्स लगा के ऊपर ले जाना है, और एक्सटर्नल फोर्स लगा के ऊपर ले जा रहे हैं तो एक्सेलरेशन कितना होगा, और एंगल ऑफ रिपोज से कम है और हमको बॉडी को नीचे लाना है, तो एक्सटर्नल फोर्स लगा के नीचे लाने में जो फोर्स लगेगा उसका इक्वेशन, और नीचे लाने में जो एक्सेलरेशन लगेगा उसका इक्वेशन। और ये किस्सा क्या कहता है कि एंगल ऑफ रिपोज थोड़ा ज्यादा, मतलब ये एंगल रिपोज से ज्यादा है, तो नेट फोर्स डाउनवर्ड कितना हो जाएगा, mg sin थीटा डोमिनेट करेगा और ये फ्रिक्शन उसको अपोज करेगा यानी -f। इसको सुलझाओ तो नेट फोर्स डाउनवर्ड, तो f नेट लिख देते हैं इसको mg sin थीटा, और f को लिखेंगे हम, अभी भी ये जस्ट स्लाइड करने की वर्ज पे ही है, स्लाइड हो नहीं रहा है। अगर स्लाइड हो रहा होता तो fs की जगह पे f के लिखते, बाकी ये चीजें सेम ही रहती। तो ये हो जाएगा म्यू एस, नॉर्मल रिएक्शन है mg cos थीटा जितना, mg cos थीटा। तो ये नेट नीचे की डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स का इक्वेशन। और एक्सेलरेशन कितना होता, ये बॉडी अपने आप नीचे आ रही है, हाँ, तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, m हटा दो सब जगह से, तो g sin थीटा माइनस म्यू एस cos थीटा। तो अब यहां पे भी ये नोट करने वाली चीज है कि एक्सेलरेशन फ्रीली फॉलिंग वाला नहीं है, बट g से थोड़ा सा कम है। एक्सेलरेशन जो होगा बॉडी के नीचे स्लाइड होने का वो g से थोड़ा सा कम है, वो हम इस इक्वेशन से समझ सकते हैं, क्योंकि ये चीज को इधर लेकर आओगे तो g इक्वल टू a तो नहीं होगा, ये पूरा डिनोमिनेटर में जाएगा, तो ओवरऑल एक्सेलरेशन g से थोड़ा कम हो जाएगा। ये टोटल हमने 5 किस्से किए कि बॉडी इंक्लाइंड प्लेन पे है या तो जा रही है तो एफ एस की जगह पे एफ के यूज करो, डेरिवेशन सेम ही रहेंगे। फिर से एक और बार देख लेते हैं, राइट। कितना फोर्स लगेगा बॉडी को ऊपर ले जाने के लिए, ये रहा डायग्राम, ये लगेगा फोर्स। कितना एक्सेलरेशन लगेगा ऊपर लेके जाने के लिए, और ये जो एंगल है रिपोज से कम है, इतना एक्सेलरेशन लगेगा। नेक्स्ट है कितना फोर्स लगेगा बॉडी को नीचे धक्का मारने, नीचे लाने के लिए कितना धक्का लगाना पड़ेगा, एंगल रिपोज एंगल से कम है तो इतना फोर्स लगाना पड़ेगा, इतना एक्सेलरेशन जनरेट करना पड़ेगा। और अगर एंगल ऑफ रिपोज से ज्यादा है एंगल, तो तुम्हें कोई फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है, बॉडी अपने आप ही नीचे आएगी। और कितने एक्सेलरेशन से नीचे आएगी, इतने एक्सेलरेशन से। अब जितना ज्यादा स्लोप होगा उतना ही ज्यादा एक्सेलरेशन होगा। अगर स्लोप ऐसा पूरा हो गया तो बॉडी कितने एक्सेलरेशन से नीचे आएगी, ग्रेविटी से, ठीक है। सो ये थे कुछ इक्वेशंस, और आगे है वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।